आइए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि एक 70 साल लंबा सफर है। एक ऐसा सफर जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ धुआं, उथल पुथल, लेकिन इन सब के बीच एक दृढ़ संकल्प भी दिखता है। तो सवाल ये है कि एक राष्ट्र बनता कैसे है? देखिए, ये अक्सर शांति से नहीं, बल्कि ऐसे ही संघर्षों, बलिदानों और एक साझा सपने से बनता है। तो चलिए इस संघर्ष की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1870 के दशक से। ये वो दौर था जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो गुस्सा था ना, वो धीरे धीरे एक संगठित आवाज में बदल रहा था। ये सिर्फ कोई विद्रोह नहीं था, नहीं, ये एक विचार का जन्म था, एक राष्ट्र का विचार, भारत का विचार। और इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक शब्द था, संप्रभुता। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे हम अपने घर के मालिक होते हैं, अपने नियम खुद बनाते हैं, ठीक वैसे ही भारतीय अपने देश के लिए यही चाहते थे, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार, बिना किसी बाहरी शासक के। बस यही थी वो चाहत। तो हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जो बहुत दमनकारी थे, जैसे शस्त्र अधिनियम, जिसने भारतीयों से हथियार रखने का हक छीन लिया। फिर आया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिससे सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को दबा दिया गया। और ऊपर से इल्बर्ट बिल विवाद ने तो साफ साफ दिखा दिया कि नस्लीय भेदभाव कितना गहरा है। बस इन्हीं सब घटनाओं ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की नींव रखी। लेकिन कांग्रेस बन तो गई, पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा था। आजादी का रास्ता कौन सा हो? क्या अंग्रेजों से अपील की जानी चाहिए, उनकी न्याय की भावना पर भरोसा किया जाए, या फिर अपने हक के लिए सीधे सीधे लड़ा जाए? ये एक बड़ी बहस थी, और चलिए देखते हैं कि ये बहस कैसे आगे बढ़ी। शुरुआती दौर में कांग्रेस पर नरमपंथियों का दबदबा था। उनका तरीका, कह सकते हैं, प्रार्थना की राजनीति वाला था। मतलब याचिकाओं, लेखों और भाषणों के जरिए ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। उन्हें सच में एक उम्मीद थी कि अंग्रेज सरकार जो खुद स्वतंत्रता और न्याय की बातें करती है, वो भारतीयों की सही मांगों को जरूर मानेगी। और इस सोच का एक बेहतरीन उदाहरण थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आंकड़ों के साथ ये साबित कर दिया कि कैसे ब्रिटिश शासन असल में भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। ये कोई सड़क पर किया गया विरोध नहीं था, बल्कि एक शांत लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बौद्धिक हमला था। अब यहीं से आंदोलन की मांगों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ थे नरमपंथी, जो चाहते थे कि सिस्टम के अंदर ही सुधार हो, भारतीयों को ज्यादा अधिकार मिले। लेकिन दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जिनका मानना था कि भाई सालों तक याचिकाएं देने से कुछ नहीं हुआ। वो अब सिस्टम में सुधार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे। उन्हें ज्यादा अधिकार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए था, यानी अपना राज। और फिर ये नारा गूंजा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की ये जोशीली घोषणा, इसने पूरे आंदोलन का मिजाज ही बदल दिया। ये अब कोई प्रार्थना नहीं थी, ये एक दावा था, एक हक की लड़ाई का ऐलान था। और ये थे बाल गंगाधर तिलक, आंदोलन के गरमपंथी दल का चेहरा। उनका संदेश साफ था, सरकार के अच्छे इरादों पर भरोसा मत करो, अपनी ताकत पर भरोसा करो। उनका मानना था कि स्वराज मांगना नहीं है, स्वराज के लिए लड़ना होगा। और फिर 1905 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। इस फैसले ने जैसे आग में घी का काम किया। पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा और इसी के जवाब में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। इसमें बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और पहली बार ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार जैसे नए तरीके अपनाए गए। मतलब एक सरकारी फैसले ने एक पूरे जन आंदोलन को जन्म दे दिया था। अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। साल 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और उनके आने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ही बदल जाता है। जो लड़ाई अब तक कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, वो अब एक सच्चा जन आंदोलन बन जाती है, जिसमें लाखों किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं शामिल हो जाते हैं। देखिए, गांधी जी जब भारत आए तो वो कोई अनजान चेहरा नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपने अहिंसक आंदोलनों की वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिल चुकी थी। भारत आकर उन्होंने सबसे पहले पूरे देश का दौरा किया ताकि वो यहाँ की जमीनी हकीकत को समझ सकें।
और फिर जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाओं ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस भयानक क्रूरता ने ब्रिटिश शासन का असली दमनकारी चेहरा सबके सामने ला दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन जैसे अभियानों को और भी ज्यादा ताकत मिली। लोगों का गुस्सा अब उफान पर था। गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो आज़ादी की बड़ी लड़ाई को आम लोगों की रोज़मर्रा की दिक्कतों से जोड़ देते थे, और नमक मार्च इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, नमक, एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, अमीर हो या गरीब, और उसी पर लगा टैक्स ब्रिटिश राज के अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और ये यात्रा कितनी लंबी थी? पूरे 240 मील। साबरमती से दांडी तक का ये सफ़र सिर्फ कुछ मीलों की दूरी तय करना नहीं था। ये ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला देने वाला एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। और ये है वो ऐतिहासिक पल, गांधी जी का बस एक मुट्ठी नमक उठाना। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन ये अंग्रेजी हुकूमत की नाफरमानी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। बस इस एक इशारे ने पूरे भारत में लाखों लोगों को कानून तोड़ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर दिया। चलिए, अब इस कहानी के अंतिम और शायद सबसे तीव्र दौर की ओर बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और दुखद कीमत भी चुकानी पड़ी। साल 1942, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और इसी बीच महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए देश को एक नारा दिया, करो या मरो। संदेश बिल्कुल साफ था, अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और अंग्रेजों ने इसका जवाब बहुत क्रूरता से दिया। ये आंकड़े देखिए, 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और हजारों लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। लेकिन सच तो ये है कि इसी दमन ने आखिरकार ब्रिटिश राज को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की मंजिल पास आ रही थी, वैसे वैसे राजनीतिक मतभेद भी गहरे होते जा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस थी जो एक अखंड भारत चाहती थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग पर अड़ी हुई थी। आज़ाद भारत का भविष्य कैसा हो, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकरा रहे थे। और फिर हुआ बंटवारा, एक मानवीय त्रासदी। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ आई भयानक हिंसा और विस्थापन। लाखों लोगों को रातों रात अपने सदियों पुराने घर छोड़ने पड़े। दंगों की आग में अनगिनत जानें चली गईं। ये आज़ादी की वो कीमत थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिरकार अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये एक ऐसी आज़ादी थी जिसमें खुशी के साथ साथ बंटवारे के गहरे और कभी ना भरने वाले जख्म भी थे। एक नए देश का जन्म तो हुआ, लेकिन एक उपमहाद्वीप हमेशा के लिए बंट गया। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। एक राष्ट्र का जन्म तो हो गया, पर इस पूरे इतिहास की इतनी जटिल विरासत को देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि स्वतंत्र होने का असली मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।